डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ नंबर 1 संसाधन और विकास चैप्टर शुरू कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 चलने वाला है, लेक्चर नंबर 2। कल के पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? संसाधन और उनका वर्गीकरण। जैसा कि मुझे आशा होगी कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला पार्ट आज शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम लोग आज दो बातों का अध्ययन करने वाले हैं। एक तो संसाधनों का विकास जो आपके सामने दिख रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे भू संसाधन की, अर्थात हमारे यहाँ भूमि संसाधन किस प्रकार का है, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए आज पहले हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास। तो चलिए हम लोग देखते हैं संसाधनों के विकास के बारे में। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे संसाधनों के विकास की परिभाषा क्या है, अर्थात संसाधनों का विकास होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे संसाधन नियोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, उसके प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके बारे में हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे। और संसाधनों के विकास से संबंधित होने वाले कुछ सम्मेलन और उसमें बनाए गए एजेंडा की भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संसाधनों के विकास की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन विकास की परिभाषा आपके सामने उपस्थित है। इसमें लिखा हुआ है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसका मतलब ये जो परिभाषा है वो मानव संसाधन विकास की है, अर्थात हम मानव के संसाधन में विकास कैसे करें। तो अगर आप अधिक संसाधनों का निर्माण करने के लिए आपके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है तो आप उनका निर्माण कैसे कर सकते हैं। अगर आप संसाधनों के निर्माण में जानकारी रखेंगे, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे तो आपको संसाधनों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। इसीलिए परिभाषा कही गई कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मतलब आपकी कला क्या है। जैसे आप कोई चीज़ जानते ही नहीं है और आपको वो काम करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप उस संसाधन का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाए तो आप उस संसाधन का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर संसाधन विकास की परिभाषा बताना चाहें तो जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं कि संसाधनों के निर्माण में उचित प्रक्रिया का प्रयोग जिससे कि उसका उपयोग मानव के हित में हो सके संसाधन विकास कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। और इसमें साथ साथ मैं आपको दो परिभाषाएं और भी दिखा देता हूं। जैसा कि आप इसमें देखिए लिखा हुआ है संसाधन संरक्षण की परिभाषा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शब्द संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण क्या है, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए किसी पेड़ को संसाधन के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो आज आपने पेड़ काटा और उसका उपयोग कर लिया, पुनः आपने पेड़ लगाया, तो क्या आप कल उसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। आप उसके नवीकरण के लिए उसको कुछ ना कुछ समय जरूर देंगे। तो नवीकरण के लिए समय देना संसाधन क्या कहलाता है? संरक्षण। अर्थात इसको आप देखिए कि बीच में कोई काटने ना पाए, क्योंकि अगर ये नवीकृत नहीं होगा तो आप इसका समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये परिभाषा भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अब कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है और इससे संबंधित अन्य बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए हम देखते हैं कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि हमारे यहाँ संसाधन को प्रकृति के देन माना गया है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया है अपने लाभ के लिए, जिससे कि कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे इसमें देखिए कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे हर संसाधन का उपयोग करने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, लेकिन उसमें कई लोग जो होते हैं उसको संस्था के नियमों के अनुसार न चलकर गलत तरीके से उस संसाधन का उपयोग करते हैं, जिससे संसाधनों का ह्रास होता रहता है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं बालू खनन के लिए। जैसे बालू खनन का जब ठेका किसी को दिया जाता है तो वो ठेका कितने ट्रक बालू निकालने का लेता है ये हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा ट्रक बालू निकाल कर वहाँ से बेच देता है।
जिससे संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है और इसका फायदा केवल कुछ वर्ग विशेष को ही हो पाता है। अतः हम बात कर रहे हैं कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों है। तो जब हम बात करेंगे कि संसाधनों के विकास के बारे में सबको ज्ञात होगा, सबको मालूम होगा, तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से आप दूसरी प्रक्रिया देख सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, असमान संसाधन वितरण। क्या लिखा हुआ है, असमान संसाधन वितरण, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो गया है, जिनके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन भाग में बंट गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन का मतलब क्या है। जैसे हमारे यहाँ दो वर्ग हैं, तो एक वर्ग के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के पास संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। तो इसे हम संसाधन संपन्न वर्ग कह सकते हैं और इसे हम संसाधन विहीन वर्ग कह सकते हैं। तो ये प्रक्रिया से हमारे यहाँ में असमानता बढ़ती है, इसीलिए संसाधनों का जो विकास है वो आवश्यक हो जाता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, भूनिम्नीकरण आदि उत्पन्न होती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि वैश्विक तापन जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों के अत्यधिक उपयोग के कारण उनके जल ज्वलन के बाद CO2 गैस निकलती है, जो कि वायुमंडल में ही रुक जाती है और पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक परत बना लेती है। पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक परत बना लेती है, जिससे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें तो अंदर आ जाती हैं, परंतु बाहर जाते समय इस CO2 की परत के द्वारा रोक ली जाती हैं। अतः सूर्य के प्रकाश के द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा पुनः बाहर नहीं जा पाती है और धीरे धीरे इस पृथ्वी का ताप बढ़ने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक तापन या ग्रीन हाउस प्रभाव। तो क्या कह सकते हैं हम लोग वैश्विक तापन, कि संसाधनों के असम्मित उपयोग के कारण, संसाधनों के असम्मित या कहा जाए कि गलत उपयोग के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि जो होती है वैश्विक तापन कहलाती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है ओजोन परत ह्रास। ओजोन परत ह्रास, तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो CFC एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे फ्रिज से निकलती है। अब ये फ्रिज से ही नहीं, अन्य कूलिंग उपकरणों से भी निकलती है। तो निकलने के बाद जब ये वायुमंडल में जाती है तो वहाँ पर ये ओजोन परत को क्षय कर देती है। अर्थात जो ओजोन परत में ओजोन सूत्र इसका आप लोग याद रखिएगा O3 पाई जाती है, उसको ये तोड़ देती है किस में, O2 में, जिससे ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो ये भी एक प्रकार से संसाधन का ह्रास ही है। अगर हम इसका गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो हमें घाटा ही होगा। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगर ओजोन परत क्षरण होगी तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं सीधे हमारे पास पहुंच जाएंगी, जिसे हम इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज भी बोलते हैं, UV किरणें। जब ये हमारे पास पहुंचेंगी तो हमारी त्वचा के संपर्क में आएंगी, तो ये विभिन्न बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर का कारण भी बन सकती हैं। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में तो आप लोग परिचित होंगे, जैसा कि आप लोग आए दिन देखते रहते हैं। आज ही दिवाली का दिन है और इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया होगा। आप लोग कल की न्यूज़ में ज़रूर पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे आप दिल्ली को ही ले लीजिए, कल की सुबह वहाँ पे काफ़ी खतरनाक होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं भूनिम्नीकरण की। भूनिम्नीकरण क्या है, कि भूमि का उपयोग सही तरीके से न करना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज उद्योगों के लिए भूमि का उपयोग करके वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं, और जब इमारतें बना दी जाती हैं तो हमारे यहाँ भूमि की मात्रा कम पड़ने लग रही है, और जब भूमि की मात्रा कम पड़ेगी तो हमारे पास संसाधन कम पड़ने लगेंगे, जैसा कि आप अभी आगे भू संसाधन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं कुछ व्यक्तियों के लालचवश ह्रास होके चले जाते हैं और इनका हमें उचित फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार संसाधनों का जो असमान वितरण है वो भी एक संसाधन के विकास की आवश्यकता बन सकती है। और तीसरा, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसा मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इम्पॉर्टेंट होगा, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हम बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो आपको मैं पहले यहाँ पे लिखी हुई परिभाषा को दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं परिभाषा में। सतत पोषणीय आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे कि पर्यावरण को क्षति न पहुँचे। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ कि सतत पोषणीय विकास क्या है, आप संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करिए कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे वंचित न रहें, तो हम इस विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, अर्थात लगातार चलने वाला विकास। जैसा कि आप एक उदाहरण के रूप में पेट्रोलियम को ले सकते हैं। पेट्रोलियम, तो अगर ये पेट्रोलियम पदार्थ है तो आप लोग जानते होंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं हजारों करोड़ों वर्ष के बाद बनते हैं। तो अगर हमारे यहाँ अभी पेट्रोलियम पाया जा रहा है और हम लोग अभी इसका उपयोग कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। अतः हम लोगों को पेट्रोलियम का समुचित उपयोग करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। तो अब यहाँ पर सतत पोषणीय विकास की परिभाषा जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। कहाँ पे हुआ था? देखिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी संस्था थी, आप इसको याद रखिएगा, UNCED। UNCED फुल फॉर्म इसका याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप इसी सम्मेलन में देखेंगे कि एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। एजेंडा 21, आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। ऊपर आप ये याद रखिएगा कि जो रियो सम्मेलन है जून 1992 में कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ये बात को याद रख लीजिएगा। इसमें किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो एजेंडा 21 नामक प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है, विश्व के सहयोग से गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है। तो आप इसको बात को याद रखिएगा, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, असाक्षरता अर्थात अनलिटरेसी, जैसे हमारे अनपढ़ लोग हैं उनकी बात की जा रही है इसमें, और पर्यावरण प्रदूषण अर्थात पर्यावरण की क्षति को कम करना है। एक बार हम इस सम्मेलन को अलग से ध्यान में रख लेते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप इसको देखिए कि जो सम्मेलन था 1992 का कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे बहुविकल्पी सवाल ये इम्पोर्टेंट रूप में पूछा जा सकता है, क्या? कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था? लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। इसमें क्या किया गया था? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए और उन्होंने वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया था। इस पारित प्रस्ताव को नाम दिया गया था एजेंडा 21, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एजेंडा 21 क्या है? वही जो मैंने आपको बताया था। एजेंडा 21 भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। और इसमें मैंने कहा ना कि आपको पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी, भूखमरी, असाक्षरता को दूर करना इसका उद्देश्य था। तो आपसे यहाँ से दो प्रकार के सवाल बन सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो जून 1992 में कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 नामक प्रस्ताव को पारित किया गया था। अर्थात इसमें 21 ऐसी प्रक्रियाएं थी जिनको बनाया गया था और इनको पूरा करने का लक्ष्य
रखा गया था। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ले चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन और उसकी आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे संसाधन नियोजन की, कि संसाधन नियोजन क्या है। तो आप यहाँ पे परिभाषा इसकी सबसे पहले याद रखिएगा, क्या कि उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना और उसकी मात्रा को ज्ञात करना तथा उसका उचित विकास करने के लिए नियम कानून बनाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अर्थात कि संसाधनों की पहचान और उसके उचित विकास से संबंधित नियम कानून या योजना बनाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। आप मेरे द्वारा बोली गई इस परिभाषा को लिख सकते हैं। छोटी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है, आप इसको याद करिएगा। उसके बाद बात उठती है कि आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता और प्रक्रिया को समझाइए। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि संसाधनों की पहचान करना और उसके उचित विकास के लिए नियम कानून या योजनाएं बनाना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो आवश्यकता दो बातों से पड़ सकती है। एक तो उसकी पहचान करना, पहचान करने के बाद उसका उचित विकास करना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने उचित विकास तो कर लिया है परंतु आप उसकी पहचान ही नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपने पहचान कर लिया है लेकिन उसका उचित विकास नहीं कर पाए तब भी आपके लिए किसी काम का नहीं है वो। इसीलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ी क्यों, हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण लिखे हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीन राज्य कोयले में संपन्न माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोयले के प्रचुर भंडार हैं लेकिन वहाँ पर तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। अर्थात वहाँ पे रहने वाले लोग आज भी पुराने तरीकों से कोयले का निष्कासन करते हैं जिससे समय समय पर विभिन्न घटनाओं के द्वारा कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और वहाँ पर संस्थाएं भी उतना ज़्यादा प्रभावशील नहीं होती हैं क्योंकि ये सब नक्सली एरिया हैं, अतः यहाँ पर लोग बातचीत करने से डरते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुरता है। यह जरूर ध्यान में रखिएगा कि इन राज्य में कोयले की प्रचुरता है लेकिन वहाँ पे कोई तकनीकी विकास नहीं हो पाया है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर इस जल संसाधन का उपयोग कैसे करना है इसकी विशेष जानकारी अभी तक नहीं ली जा सकी है। इसी प्रकार राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा वाले संसाधन बहुतायत में हैं लेकिन वहाँ पर जल संसाधन कम है, वहाँ पर जल संसाधन कम है। आप पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग तो कर पाते हैं लेकिन जल संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा हमारे यहाँ ऐसे राज्य हैं जिनके पास संसाधन तो नहीं है परंतु ये राज्य आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हैं। अर्थात इनको तकनीकी ज्ञान है, याद रखिएगा, इनको तकनीकी ज्ञान है लेकिन संसाधन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इनके पास तकनीकी ज्ञान है तो आप इनको उस क्षेत्र में ले जाइए जहाँ पर तकनीकी ज्ञान नहीं है लेकिन संसाधन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप इसका नियम कानून बनाएंगे तो संसाधन का नियोजन सही तरीके से हो पाएगा और इसका आने वाली पीढ़ी को सही लाभ मिल पाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया की। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का पहला चरण है कि विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की आप पहचान करिए, उसकी तालिका बनाइए। सबसे पहला काम कि आप पहले संसाधन कहाँ कहाँ पर कौन से हैं आप उसकी पहचान करिए, उसकी तालिका बनाइए, उसके क्षेत्र का सर्वेक्षण करिए कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। फिर उस क्षेत्र का मानचित्र बनाइए, उसका गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाइए कि जो संसाधन हमारे पास हैं इसके गुण कैसे हैं, इनकी मात्रा कितनी है, आप इसका अनुमान लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने पहचान कर लिया है तो आप वहाँ पर उसका उचित विकास करने का प्रयास करेंगे। तो उचित विकास करने के लिए आपको उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। जैसा मान लीजिए आपको कोयला खुदाना है, कोयले खदान से कोयला निकालना है तो आप आदमियों को लेके जाएंगे और कोयला निकलवाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, कौशल का उपयोग करें तो कोयला हम कम समय में ज़्यादा निकाल सकते हैं और उसका समुचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में
समन्वय स्थापित करना। मतलब एक बात समझिए कि संसाधन संबंधी विकास की योजनाएं, अर्थात हम कोयला निकालने के लिए कौन सी योजना बना रहे हैं, उसी प्रकार से हम कि देश के विकास के लिए कौन कौन सी योजना बना रहे हैं, इन दोनों में अगर हम समन्वय स्थापित कर देते हैं तो एक का प्रयोग हम दूसरी जगह आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बात की गई है कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं, लेकिन अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 वर्ष की एक कार्य योजना बनाई जाती थी हर 5 वर्ष के बाद, और उस 5 वर्ष में क्या क्या करने हैं इस बात को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो हमने अभी आज क्या क्या बातें कर ली। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने बात की संसाधन के विकास की परिभाषा, उसके बाद संसाधनों के विकास की जो आवश्यकता थी वो क्यों पड़ी। फिर हमारे आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था सतत पोषणी विकास और इससे संबंधित पृथ्वी सम्मेलन, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में हुआ था। फिर हमने बात किया भारत में संसाधन नियोजन की परिभाषा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। फिर मैंने बात किया कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे ही बता दिया कि संसाधनों के संरक्षण की परिभाषा क्या है। संसाधनों के संरक्षण की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर कुछ बातें और उसके बारे में बताई गई हैं जो आप देख लीजिए, लेकिन आपके किसी काम की नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक बात याद रख सकते हैं आप कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में। बात इतना ही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक भू संसाधन पर। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू किया जाए। अगला टॉपिक है भू संसाधन। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है भू संसाधन, मतलब हमारे द्वारा प्रकृति में एक संसाधन कौन सी है, भूमि है। क्या है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर हमारा और पूरे देश का विकास टिका हुआ है। आप बिना भू संसाधन के किसी देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर मानव का जीवन, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार आदि टिके हुए हैं। उसके बाद नीचे बात किया गया भूमि एक सीमित संसाधन है। तो सीधी सी बात है भूमि एक सीमित संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी है, जितनी सतह है इतना ही तो हमारे पास भूमि है। इसमें से भी कई जगह पर पहाड़ हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ मात्रा में पहाड़ी वासी इसका उपयोग करते भी हैं और कर भी रहे हैं, आप ये बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन पूरी पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाकी की भूमि पर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, और शेष बची भूमि जो आपके काम की है और उसमें से कुछ आपके काम की नहीं है, उसे हम भूमि संसाधन कह सकते हैं। अतः इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं, जैसे 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कि कृषि और उद्योग के विकास में सहायक है। आप इसको नोट नहीं करेंगे, बस एक बार सुन लीजिए। 27% भू क्षेत्र पर पठार है, पठार जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन का अपार भंडार है। कह रहा है 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है जो कि 12मासी नदियों के प्रवाह और पर्यटन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि भूमि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आप पहली बात इसकी हेडिंग बस ध्यान में रखिएगा, आप हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए और कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीमित क्षेत्र, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो भूमि है वो एक सीमित संसाधन है, आप इसका असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर ये प्रकृति की निःशुल्क देन है, अर्थात आपने इसके लिए प्रकृति को कोई टैक्स नहीं दिया है, प्रकृति ने आपको भूमि निःशुल्क दी हुई है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि अनासवान, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। अनासवान, नासवान का मतलब जो खत्म हो जाता है और अनासवान का मतलब जो गायब हो जाता है। एक मिनट, अनासवान का मतलब है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा लिखा भी हुआ है कि भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऐसा आपने साइंस में कौन सा नियम पढ़ा हुआ है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, मानव केवल भूमि की उर्वरता में कमी कर सकता है, भूमि के स्वरूप को तो बदला जा सकता है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में भी पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। नीचे देखिए लिखा हुआ है अचल अथवा गतिहीन, भूमि को एक अचल संपत्ति माना जाता है। जैसे अगर किसी के पास ज़मीन है तो कहा जाता है इनके पास इतनी अचल संपत्ति है। जैसा कि आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन क्या आप भूमि को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं? ज़रा आप बताइएगा।
नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए भूमि को कहा जा सकता है कि ये एक अचल संपत्ति है। ठीक है ना। तो आपको कितने पॉइंट मैंने इसमें बता दिए। सीमित क्षेत्र, प्रकृति की निःशुल्क देन, अनासवान, अचल और गतिहीन, यहाँ पे दिख रहा है स्वरूप और गुणों में विविधता। तो सीधी सी बात, हर जगह पर भूमि का स्वरूप अलग अलग होता है और उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर ज़मीन बलुई होती है, जब बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, और कहीं कहीं पर ज़मीन चिकनी मिट्टी की होती है, और कहीं कहीं पर दोमट होती है। अभी हम लोग मिट्टी के प्रकार भी देखेंगे, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि इसके स्वरूप और इसके गुणों में भी विविधता होती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बहुउपयोगिता, जो कि आपके किसी काम की नहीं है। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में भूमि का उपयोग कैसे होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि भारत भूमि का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 हेक्टेयर है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, 32,87,263 हेक्टेयर है। आप इसमें ध्यान में रखिएगा, ये मात्रा आपसे पूछी जा सकती है। 32.87 भी करके ऐसे लिखा जा सकता है, तो आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अपना नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 92.2% भूमि का उपयोग किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। आगे लिखा हुआ है कि इसमें जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1993-94 तक लगभग 57% भूमि कृषि योग्य हो चुकी है। लेकिन हमारे लिए ये भी किसी काम का नहीं है। हम नीचे वाले की बात करने वाले हैं, वन भूमि। तो वन भूमि अगर आपको जाननी है तो आप चलिए हमारे साथ एक दूसरे पेज पर, जहाँ पर हम भारत वन रिपोर्ट 2021 की बात करने वाले हैं, जिसका प्रकाशन 2022 में किया गया था। तो चलिए देखते हैं भारत वन रिपोर्ट में हमारे लिए क्या क्या बातें जानने लायक हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसमें मैं जितने पॉइंट बोलूँगा आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं भारत वन रिपोर्ट। लेकिन भारत वन रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातों में अंतर बता देता हूँ, वृक्षावरण और वन आवरण में अंतर क्या है। तो वृक्षावरण और वन आवरण में अंतर क्या होता है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारा भारत देश है, इसमें इस भारत देश में पेड़ हैं, वन है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम इनकी बात करते हैं तो इन्हीं को वृक्ष और वन आवरण कहा जाता है। तो वृक्षावरण और वनावरण में अंतर क्या है। तो आप सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, वनावरण का मतलब है जो कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो। जैसे हमारे यहाँ कितने एरिया में वन रहेगा, वहाँ पे उसको हम वन पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर वन रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं। लेकिन वृक्षावरण का मतलब है कि हमारी भारत देश की धरती पर वृक्षों के द्वारा कितनी भूमि को कवर किया गया है, इसे हम वृक्षावरण कहते हैं। भले ही वो वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी बाग हैं, तो वो कोई वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। जब कोई बड़ा वन आता है तो वही होता है वन पारिस्थितिकी तंत्र। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इनको केवल वृक्षावरण कहा जाता है। तो आप वनावरण और वृक्षावरण में अंतर ध्यान में रख लीजिएगा। वनावरण भी एक प्रकार का वृक्षावरण ही है, क्योंकि वनों में भी तो वृक्ष ही पाए जाते हैं। लेकिन वृक्ष को आप वन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वन के लिए एक अलग से पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया है, उसका एरिया बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कुछ बातें आपको इसमें कम दिख रही होंगी, मैं आपको उन्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये जारी की जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये जारी की जाती है 1987 से, 1987 से। और ये इस बार की 17वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं रिपोर्ट थी। आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्र परसेंट कितना है। तो सबसे पहला आपके लिए आंसर मिल जाता है कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण कितने परसेंट है, तो 24.62% है, अर्थात 24.62% है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि वृक्षावरण कम से कम होना कितना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक आंसर लिख लीजिएगा कि वनावरण और वृक्षावरण
कम से कम 33% होना चाहिए। अर्थात अभी हम लोग अपने लक्ष्य से कम पर हैं। 24.62% हमारे यहाँ वनावरण और वृक्षावरण है। लेकिन ये भी कहा गया है कि हमारे यहाँ वनावरण और वृक्षावरण टोटल 24.62% है। लेकिन हमारे यहाँ के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने 33% सीमा को पार कर लिया है। 33% सीमा को पार कर लिया है। तो अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है, भारत में सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है, तो आप इन राज्यों का नाम जरूर लिख लीजिएगा। 3 राज्यों का नाम कम से कम लिखिए। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में है, उससे कम छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। म अरु छ आप याद कर सकते हैं, म अरु छ या मध्य अरु छ, मध्य अरु छत, इस तरह से आप याद करिए, आपको क्रम याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है। एरिया की बात हो रही है कि कितने क्षेत्रफल पर वन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर परसेंट की बात करें, परसेंट की, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि ये एक बड़ा सा राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना वन है, लेकिन ये टोटल राज्य का है 33%, याद रखिएगा। लेकिन ये एक छोटू सा राज्य है, इसमें भी इतना वन है, याद रखिएगा, इतना वन है ये, और ये टोटल दिख रहा है आपको 70 या 75%। तो आप बताइए कि कहाँ पर परसेंट ज़्यादा है। इस छोटे राज्य में परसेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर एरिया देखा जाए तो इस बड़े राज्य में एरिया ज़्यादा है, क्योंकि ये राज्य बड़ा है और ये राज्य क्या है, छोटा है। तो जो हमारे वन आवरण और वृक्षावरण के परसेंटेज की बात होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक क्षेत्रफल के आधार पर होती है और एक राज्य के प्रतिशत के आधार पर होती है। तो हम यहाँ पे पहले जो बात कर चुके हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन अब हम बात करते हैं कि परसेंट के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर वन आवरण पाया जाता है। तो मिजोरम राज्य अपने पूरे क्षेत्रफल का लगभग 84.5% वन आवरण लिए हुए है। अर्थात अगर हम कहें कि मिजोरम अगर इतना बड़ा है तो उसमें से लगभग इतना पूरा वन क्षेत्र है, बाकी के इतने हिस्से पर जनसंख्या निवास करती है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका कोड आप याद रख सकते हैं। तीसरे पे आता है मेघालय, तो मी अरु में, मी अरु में, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय। किस आधार पर है ये, प्रतिशत के आधार पर। तो आप हेडिंग लिखिएगा, प्रतिशत के आधार पर वन का क्रम, प्रतिशत के आधार पर वन का क्रम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। उसके बाद एक लिखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर वन आवरण का क्रम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये आपको 3-3 याद कर लेने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे भारत में वन आवरण और वृक्षावरण मिलाकर टोटल 24.62% है। लेकिन ये तो वन आवरण और वृक्षावरण मिलाकर है, इसमें से वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है, ये भी आपको जानने योग्य बातें हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में वन आवरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 26.62% है क्या, वन आवरण और वृक्षावरण। लेकिन इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर 21.71% वन आवरण आता है, जबकि 2.91% वृक्षावरण आता है। जैसे हमारे यहाँ पेड़ पौधे आदि हैं तो वो 2.91% है। अगर इनको ऐड करते हैं तो 112 हो जाएगा, 7 9 16 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 2 1 3 1 4, इसको 24.62% आएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में कुल वनावरण कितना है तो आप कितना बताएंगे, 21.71%। या तो आप लगभग 22% बता सकते हैं या मोटे तौर पे 21% बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली बताना है अगर तो 21.71% आप याद रखिएगा। और यहाँ पर बोला गया कि वृक्षों का आवरण कितना है, 2.91%। तो इस प्रकार से मैंने आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्लियर कर दी है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और जरूर इसको पढ़िएगा और आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकियों को आप कहानी की तरह सुन के याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको वन भूमि के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं की। जैसे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की बात की रही है यहाँ पे। अनुपलब्ध भूमि की बात में अगर हम देखें तो सबसे पहले आया है चारागाह भूमि। चारागाह भूमि क्या है,
हरी घास का ऐसा विस्तृत क्षेत्र जिस पर पशुओं को चराया जाता है चारागाह भूमि कहलाता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। अभी लालू यादव जी चारा घोटाले में फंसे हुए थे, याद रखिएगा। आगे कह रहा है अस्थाई चारागाह। तो अस्थाई चारागाह वह भूमि है जहाँ पर ग्राम पंचायतों और सरकार का अधिकार होता है, याद रखिएगा। मतलब एक अस्थायी रूप से भूमि बना दी जाती है, उस पर ग्राम पंचायत और सरकार का अधिकार होता है, वो लोगों को इस पर अपने पशु चराने के आदेश दे सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि सबसे अधिक अस्थायी चारागाह हिमाचल प्रदेश में है। आप इसकी चर्चा छोड़ दीजिए, बात नहीं करनी है इसकी। हमको बात करनी है बंजर भूमि की। बंजर भूमि क्या है? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके यहाँ बंजर भूमि किसको कहा जाता है? जहाँ पर फसलों की पैदावार नहीं होती है, जहाँ पर फसलों की पैदावार नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस भूमि पर कोई भी कृषि उपज नहीं होती है उसे ही क्या कहा जाता है? बंजर भूमि कहा जाता है। यहाँ पर केवल झाड़ियाँ और घास ही उगती हैं। तो देश का 24% भूमि बंजर है, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मरुस्थलीय भूमि भी आती है। जैसे हमारे राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे बालू बालू ही है, वहाँ पे कोई पैदावार होगी नहीं। मरुस्थलीय पौधे की झाड़ियाँ, कांटे आदि जैसे नागफनी ही उगते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे कहा गया परती भूमि। परती भूमि क्या है? आपके यहाँ परती किसको कहा जाता है? आप देखिए, आपका एक खेत है, इसमें आप हर सीजन में कुछ न कुछ फसल बोते रहते हैं। लेकिन आपके पिताजी ने कहा कि चलो इस बार हम अपने खेत को परती छोड़ देते हैं। तो आपने उसका अर्थ क्या समझा? परती का अर्थ है कि आपने उसमें कोई फसल नहीं बोई है, अर्थात हम उसमें कोई फसल यदि नहीं बोते हैं तो उसे हम बोलते हैं परती भूमि। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ज़रा आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि खेत को परती क्यों छोड़ा जाता है, तो वो क्या जवाब देंगे कि बेटा देखो, अगर हम इसको परती एक सीजन छोड़ देते हैं तो इसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। ये बात को तुमको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे कहा गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निबल बोया गया क्षेत्र, अर्थात हमारे पूरे भारत देश में जितनी भूमि है उसमें से टोटल कितने % भूमि पर फसलें बोई गई हैं और काटी गई हैं, उसे हम बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। याद रखिएगा, लिखा हुआ था ना 32,87,263 वर्ग किमी। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किमी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप ऊपर वाले पॉइंट को नोट डाउन मत करिएगा, लेकिन इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमारे लिए बस इतना ही है। अब इसके आगे का काम हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन, जो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अतः आप लोग कल की क्लास जरूर लीजिएगा। मृदा संसाधन, जिसमें हम बात करेंगे भारत में मिट्टी के प्रकारों की, उसमें क्या कमी होती है, कौन सी फसल होती है और किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये आपके लिए दो तरह से इम्पॉर्टेंट होगा, एक मैपिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और एक क्वेश्चन आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगती है, ये भी आपको जानने योग्य बात रहेगी। तब तक आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि वो एकदम आपके सर पर पहुंच चुका है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए उसके लिए। हम लोग आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर इसको ज़रूर करिएगा और आप इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।